श्रोताओं, कोरोना काल चल रहा है और जीवन में बहुत सारे असमंजस्य हमारे मन में है। पालकों को भी बहुत सारे असमंजस है, विद्यार्थियों को भी है कि क्या करें क्या ना करें। और खास तौर पर जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, विद्यार्थी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सत्र में कैसा उनका भविष्य होगा, किस तरह वो जाएंगे, क्या वो करेंगे, किस तरफ उनको भविष्य ले जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी शंकाएं कुशंकाएं मन में हैं। आज इन्हीं सभी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मोहन यादव जी, आपको सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से बहुत बहुत बधाई इस जवाबदारी के लिए। जिस तरह का दौर चल रहा है यादव जी, उसमें आपको बहुत ही चुनौतीपूर्ण विभाग मिला है और इस चुनौती पर बहुत सारे आम जन की आशा है, आपसे अपेक्षा है। किस तरह से लेंगे उच्च शिक्षा विभाग में नवीन तैयारियों को लेकर और नवीन चीजें जो आने वाले समय में विद्यार्थियों और पालकों के लिए बहुत हितकर रहेंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे भाजपा नेतृत्व ने जो मुझे जवाबदारी दी है जी, मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर, चूंकि मैं लंबे समय तक विद्यार्थियों के बीच में रहा हूँ, छात्र संगठन का चुनाव भी लड़ा हूँ, ईसी मेंबर रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मुझे इस काम की थोड़ी बहुत तो समझ है। और आप सबके सहयोग से मैं ये जो वर्तमान का चुनौती का काल है, निश्चित रूप से बाबा महाकाल की कृपा से हम इससे पार पाएंगे। जी डॉक्टर यादव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि सितंबर माह यानी 30 सितंबर तक किसी भी कीमत पर जो अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा होना है, यानी जिनका अंतिम वर्ष है कॉलेज में, उनकी परीक्षा ली जानी आवश्यक है। किसी भी प्रकार का कोई जनरल प्रमोशन का प्रावधान जो है वो उच्च शिक्षा में नहीं है, इसलिए ये परीक्षा आयोजित होनी ही है। इस कोरोना काल में इस चुनौती को कैसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाएगा? देखिए, परीक्षा के मामले में ये बात सही है कि प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के मामले में तो हम बहुत क्लियर हैं जी कि इस मामले में हम जनरल प्रमोशन पे जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल के कारण से आम विद्यार्थी परेशान में है, उसको ये कठिनाई है, तो इसमें एक रास्ता निकला जी। लेकिन जो फाइनल की परीक्षा है, चाहे पीजी की हो चाहे ग्रेजुएशन की हो, हम स्नातक या स्नातकोत्तर की फाइनल की परीक्षा को लेने के लिए सिद्धांत माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के साथ में उनकी हाई पावर कमेटी में बैठ करके सिद्धांत तो हम सहमत है कि हम उसकी एग्जाम लें जी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जो एग्जाम है, यूजीसी ने जो निर्देश दिए उसको चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अच्छा। तो दोनों के हाई कोर्ट में जाने के कारण से कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो गई है, थोड़ा सा हम उसमें रुके हैं, लेकिन हम बहुत नजदीक पहुंच गए कि हम एक एग्जाम तो लेंगे, लेकिन एग्जाम का तरीका हम जो परंपरागत तरीके थे वो उससे हट करके होगा। और बहुत एग्जाम की तरीके में विद्यार्थी को भी कोरोना से कोई कष्ट न हो, लेकिन परीक्षा भी हो जाए, ऐसा मार्ग हमने निकाला है औपचारिक रूप से। चूंकि एक बार फिर हम ये 2, 4, 8 दिन 10 दिन का इसका समय निकाल रहे हैं, किसी बीच कोई कोर्ट का निर्णय जाए तो हम उसको भी देख लें, क्योंकि ये 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की भविष्य का सवाल है जी। इसलिए हम वो सब तरीके लगा रहे हैं जिसमें कोरोना से किसी को कोई परेशानी नहीं आए और हमारी परीक्षा भी जाए। ये इसके कारण से हम थोड़ा सा रुके हुए हैं, हो सकता है 8-10 दिन में कोई फैसला आ जाए तो हम उस पर आगे बढ़ जाएंगे जी। डॉक्टर मोहन यादव, विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पद रिक्त हैं, लगभग 3,500 से ज्यादा सहायक प्राध्यापक के जो पद हैं वो रिक्त हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है, अगर शिक्षक नहीं है तो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कैसे प्राप्त होगा? दो बात यहां पर आएगी कि विद्यार्थियों के अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवश्यकता भी है और रोजगार की भी आवश्यकता है। तो ये जो रिक्त पद हैं, इसके बारे में आप क्या योजना रखते हैं? देखिए, रिक्त पद का हमारे अपने शिक्षा विभाग में तो दिखा ही है, फिर भी हमने 2700 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों को इसमें सेवाओं में पीएचसी के माध्यम से लिया है जी। अभी भी हमारे पास में ये चुनौती है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि चूंकि आरक्षण का मसला, विभागीय पदोन्नति का मामला और ऐसे कई न्यायालयीय में चलने वाले विवादों के कारण से बहुत सारी जगह रिक्त है। और वो अकेले शिक्षा विभाग में नहीं है, वो सरकार के सभी विभागों में ये परेशानी है। तो आने वाले समय में इसका फैसला अगर जल्दी से आएगा कोर्ट से तो हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हमने वैकल्पिक इंतजाम भी किया है और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं लगातार। इस तरह से जैसा अच्छा हो सकता है विभाग का वो जरूर करेंगे। और उसी के अलावा जो वर्तमान के दौर में जो हमको ध्यान में आता है कि पहले मात्र 7 विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश में थे, पहले तो 2 ही थे आजादी के टाइम पे, फिर 7 हुए, 7 से बाद आज की स्थिति है कि 15 गवर्नमेंट के हो गए और 32 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट सेक्टर में भी है और कई पाइपलाइन में है। तो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारना और विश्व के साथ कदम से कदम मिला के
चलना, भारत की यूनिवर्सिटियों में मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटियों को सम्मिलित करना। मैंने पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री के साथ 1-to-1 भी किया था और एक टारगेट भी लिया है कि हमने कहा कि कम से कम एक विश्वविद्यालय देश की 100 यूनिवर्सिटियों में से सम्मिलित हो जाए और कम से कम 5 महाविद्यालय हमारे पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ 100 महाविद्यालय में सम्मिलित हो, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप सबके सहयोग से उसमें सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। जी डॉक्टर यादव, आप एक बहुत इनोवेटिव जनप्रतिनिधि हैं। जिस भी विभाग में आपने अब तक काम किया है, नए नए आयाम आप सामने लेकर आए हैं और एक बहुत चुनौतीपूर्ण विभाग आपको मिला है, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। इस उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या नए इनोवेशन आप मन में सोचते हैं या हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे पालकों के लिए आप वो चीजें लेकर आएंगे? देखिए, ये बात सही है कि मैं जब टूरिज्म में रहा तो टूरिज्म में भी हमने काफी नए नए नवाचार किए थे, नए प्रयोग किए थे जी। और उसका हमको रिजल्ट भी मिला। चाहे हमने एयर टैक्सी चालू करने का हो, भोपाल के तालाब में, बड़े तालाब में पानी के यान को चालू किया, जहाज चालू करने का प्रयास किया था और उम्मीद कर रहे हैं कि जब उच्च शिक्षा में भी आए तो वर्तमान के दौर में जो बेहतर हो सकता है, जो नए नए कोर्स हो सकते हैं जिनसे भविष्य का हमारा एक नया भारत का जो सपना, आत्मनिर्भर भारत, मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भरता की जो नई संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री ने की है, हम उस टाइप का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे और कुछ ऐसा प्रयोग भी लगातार करने का प्रयास करेंगे जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सके। जी डॉक्टर यादव, माननीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसके पूर्व की जो मन की बात प्रोग्राम है उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी और उसकी नींव रखने के लिए भी कहा था कि हर व्यक्ति को इसमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहिए और हमारे जो पारंपरिक कोर्स हैं उसके माध्यम से रोजगार में कहीं न कहीं परेशानी आती है। आपको लगता है कि क्या तकनीकी शिक्षा और रोजगार उन्मुखी शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, मतलब जो सिलेबस है उसमें चेंजेस आना चाहिए और ऐसे कोर्सेस होना चाहिए, ऐसी डिग्रियां होना चाहिए जिससे जो विद्यार्थी आगे जाके रोजगार उनके लिए आसान हो? देखिए, आपने बहुत बड़ा विषय दिया है। ये 1857 के बाद से लगातार आज तक ये विषय यक्ष प्रश्न की तरह सबके सामने भी है। समय समय पर इसमें उत्तर खोजने का प्रयास किए, मैकाले शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव होना चाहिए जो बाबू बनाने तक ले जाती है। लेकिन वर्तमान के दौर में हमने यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे मैंने पूर्व में भी जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान लिया है इसमें हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की भावनाओं को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने हम सबको स्लोगन के नाते से अपने अपने विभाग में ये जो चुनौती दी है, एक टारगेट दिया है कि आप इस पर अपन क्या कर सकते हैं। तो मैं सभी विद्वानों के माध्यम से, शिक्षा जगत के जानकारों के माध्यम से, कुलपतियों के माध्यम से और विश्व के और भारत के इस क्षेत्र में जो जाने माने विद्वान उनको जोड़ करके जो अच्छा हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों के, वो सब नवाचार करने का प्रयास भी करेंगे। हमारी शिक्षा ऐसी भी हो जो अपना ज्ञान बढ़ाए और जिनको वाकई पढ़ना है, स्नातक स्नातकोत्तर जाना है और आगे तक जाना, तो उनको उस दिशा में उनके मार्ग आगे खुलते जाएं। और लेकिन जो अपने जीवन में मात्र थोड़ा बहुत समय देकर के बाकी जिंदगी के लिए जीवन यापन करना चाहता है तो कुछ कार्यकुशलता के जो छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स है उनको कोर्स करके ही उनको पूर्ति करना, तो वो दोनों तरह से हमको इसका तालमेल करने की आवश्यकता है कि जिनको उच्च शिक्षित होना है तो वो उच्च शिक्षित हो जाए, जिसको जीवन में अपने खाना पीना परिवार चलाना उतने तक ही ध्यान रखना है तो उनकी भी माहौल बने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों तरफ से आएगा। स्कूली शिक्षा में भी उस सब बातों की गुंजाइश रखना पड़ेगी और हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में भी हम उसकी गुंजाइश निकाल रहे हैं। मैं चूंकि उच्च शिक्षा का प्रभारी हूं, उस नाते से उच्च शिक्षा में हम वो सब करेंगे जिसकी वर्तमान दौर में आवश्यकता है। जी मोहन जी, आप खुद साहित्य में और किताबों में काफी रुचि रखते हैं और इस तरह की अगर हम बात करें तो क्या शोध परक जो विषय है उस पर आप और आगे बढ़ाएंगे कि शोध जो है मध्य प्रदेश में भी काफी हो जिसका लाभ आने वाले विद्यार्थियों को, आने वाली पीढ़ी को मिले? देखिए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। विश्वविद्यालय तो होते ही रिसर्च के लिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से डिग्री देने के एक अभियान में एक बाढ़ सी आ गई है और अधिकांश जगह हमारे रिसर्च का काम प्रभावित हुआ है। हम आज के इस दौर में जब हमको चीन से लेकर पूरे विश्व में भारत को एक अलग रूप में देखा जा रहा है और हम भी अपनी चुनौतियों को समझ रहे हैं, तो रिसर्च की और ज्यादा आवश्यकता बढ़ी है। तो अब ये रिसर्च के कामों का मेरी प्राथमिकता पहले इसी बात के लिए रहेगी, विज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए रिसर्च और बाकी सब क्षेत्रों में भी रिसर्च हो, फेलोशिप दें हमारे अपने अलग से अलग जो ये इस टाइप का काम हो सकता है जिससे हमारी शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़े और इसका मान सम्मान भी बढ़े।
मैं इसी पे ध्यान दे रहा हूँ। जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, जो यूनिवर्सिटी है वो एक जिले में होती है और काफी दूर दूर तक विद्यार्थी वहां तक संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वर्तमान दौर ने बहुत सारे बदलाव की तरफ ध्यान इंगित किया है, तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि जो जिले में यूनिवर्सिटी का मुख्य केंद्र है उसके सब केंद्र भी बन जाए, उपकेंद्र भी बन जाए, ताकि जो दूर दराज के व्यक्ति हैं वो अपनी जो खाना पूर्ति है, जो पेपर वर्क है, वो उपकेंद्र में जाकर कर लें और उन्हें इतना ट्रेवल ना करना पड़े? देखिए संजय भैया, अब ये गए जमाने की बात हो गई कि विश्वविद्यालय अब बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र में रहता था। जैसे मैंने कहा कि प्रारंभ में तो आजादी के टाइम पे विक्रम विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय 2 ही विश्वविद्यालय थे जी। लेकिन वर्तमान में 15 विश्वविद्यालय प्रदेश में है और 32 प्राइवेट जो रजिस्टर्ड होकर काम कर रहे हैं, जिनके अपने कैंपस खड़े हो गए। हम और आने वाले समय में 10-15 विश्वविद्यालय और आएंगे, तो ये अब तो ये विश्वविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय संबंधी व्यवस्थाओं की दृष्टि से तो काफी काम हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय के कैंपस अच्छे बने, वहाँ शिक्षा का माहौल बने, रिसर्च का माहौल बने और उनकी गुणवत्ता पूरे विश्व और भारत के लिए सर्वोत्तम संस्थान में से एक बने। हम सबको उसमें प्रयास करने की आवश्यकता, और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री की भावना भी यही है, माननीय प्रधानमंत्री की भावना भी यही है कि हमारे अपने जो सरकारें हैं वो सरकारें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खास करके ठोस काम खड़ा करें और विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थी के माध्यम से समाज को इसका क्या लाभ मिले, इस इक्वेशन को बनाने का काम करें। डॉक्टर मोहन यादव जी, आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम करने का तरीका आपका बहुत अलग होता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है? किस तरह की ड्राइंग आपने बनाई है? किस तरह का नक्शा निर्माण आप कर रहे हैं? और किस तरह की नींव जो है इस उच्च शिक्षा में आपके रहते आप कार्य योजना बनाना चाह रहे हैं? क्या मन में है? देखिए, मेरे पास अगर कोई कहेगा कि मैं उच्च शिक्षा के नाते से क्या करना चाह रहा हूं, तो मैं उच्च शिक्षा के माध्यम से जो उच्च शिक्षा के उच्चतम मापदंड है उसको स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहिए, और मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। और ये मान के चलिए कि ये कोई अकेला शिक्षा मंत्री कुछ कर सकता है तो ऐसा नहीं है। वो इसमें समाज के सब क्षेत्रों को साथ में लेगा, सबको लेकर के विश्व के और भारत के जो नक्शे पे आज उच्च शिक्षा में बदलाव हो रहे हैं, जो जो आवश्यकता है उस दिशा में हमको बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, और हम बढ़ रहे हैं। हम सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं, और मैं आपको खास तौर पर बताना चाहूंगा संजय भैया कि हम इसको दलगत भावना से भी ऊपर ले जाना चाहते हैं। जो किसी भी दल का है लेकिन उच्च शिक्षा में अच्छा सुझाव देगा, हम उसका स्वागत करेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कोई अच्छा किया, हम उसको लागू करेंगे। लेकिन कहीं कोई कोशिश कमी की रह गई या कोई किसी बात की जरूरत रही है बदलाव की, तो उनमें हम हिचकेंगे नहीं, हम उस पर भी निश्चित रूप से बदलाव लाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर मोहन यादव जी, और निश्चित रूप से आपकी इस भावना के साथ जनमानस भी आपके साथ जुड़ा है। वर्तमान का जो कोरोना काल है, ऐसे समय में जो कॉलेजेस हैं या विश्वविद्यालय हैं, उनका किस तरह का प्रारूप रहेगा विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच? देखिए, ये बात सही है कि जो हमारा शिक्षा का ढर्रा था वो एक तरह से बना बनाया सिलेबस, बना बनाया पैटर्न, ईयरली एग्जाम, और ये बहुत लंबे समय से चल रही थी। अब उसमें बदलाव आया। बीच के काल में सेमेस्टर भी चालू हुए थे कि साल में 2 बार परीक्षा होना चाहिए, लेकिन उसके भी अनुभव थोड़े कोई कुछ अच्छा है, कुछ खट्टे मीठे आए। अब आज का जो समय आया वो तो परीक्षा को एक तरह से नए सिरे से ही हमको देखने की आवश्यकता पड़ रही, तो हम परीक्षा की रिफॉर्म कमेटी बना रहे हैं। परीक्षा के पद्धति पे भी विचार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से प्रश्न बैंकों का संग्रह करने की आवश्यकता भी है। तो आने वाले समय में शिक्षा में बहुत सारे बदलाव की मैं अपेक्षा करता हूँ, और वो अपेक्षा मैं अपने अकेले से नहीं करता हूँ, सभी विद्वानों के साथ बैठ करके हमारे अपनी इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, महामहिम भी उसमें जुड़ते हैं। तो महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी और सब विद्वानों के सुझावों के साथ, सभी कुलपतियों के साथ बैठ करके, और जो जो इस क्षेत्र में हो सकता है वो सब करेंगे, जिससे भविष्य की भावी पीढ़ी बहुत सक्षमता के साथ अपने उच्च शिक्षित होने का लाभ भी ले सके, और वर्तमान में मानवता के लिए वो ज्यादा अपनी जिंदगी में इस शिक्षा का उपयोग कर सके। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन यादव जी। अपनी बात को हम विराम करें उसके पहले बस एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में बहुत ऐसा समय है जो संभल के चलने का समय है। ऐसे समय में आप विद्यार्थियों को, पालकों को, जनमानस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात में वर्तमान का कोरोना काल में विद्यार्थियों को, पालकों को, सभी अभिभावकों को और सारे शिक्षा जगत को एक ही आह्वान करता हूं कि हम सब धैर्य रखें। वर्तमान के दौर में भी शिक्षा को हमको आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है, लेकिन इस जल्दबाजी में हमारा अपना
कोई अहित न हो जाए, तो इसकी भी सावधानी रखना है। जैसे उदाहरण के लिए डिग्री के मामले में मुझे कई सारे मित्रों ने कहा कि आप जनरल प्रमोशन दे दें। अब मैं संजय जी आपको बताना चाहूंगा कि अगर जिस डिग्री पे जनरल प्रमोशन लिखा रहेगा फाइनल का, तो वो जीवन में किसी को उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। सही बात। आगे जाकर के इसको जब तक हम अपने मूल्यांकन पद्धति से नहीं जोड़ेंगे, मूल्यांकन पद्धति के कई और तरीके हो सकते हैं। जैसे परीक्षा, कहते हैं परीक्षा मतलब हाल में बैठना और वो हाल में बैठ करके सामूहिक रूप से परीक्षा देना, ऐसा नहीं होता। परीक्षा मतलब मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बहुत वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं। इसलिए इस वर्तमान के दौर में हम वो सब तरीके लगा रहे हैं जिसमें हमारे बच्चों की जिंदगी भी सुरक्षित रहे, लेकिन उसके जीवन में जो उसने डिग्री हासिल की उसकी उपयोगिता भी सिद्ध हो। उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्तमान के दौर में हम सब आवश्यक शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का, सभी वर्गों को लेके चलने का, और चूंकि उच्च शिक्षा में तो गरीब अमीर ऊंचा नीचा सबको साथ में लेके चलने की भावना है, और यशस्वी मुख्यमंत्री की भाव भी यही है। उसी भावना को मैं सामने रखते हुए हम सब, सबका भला हो, हम उसी भाव को आगे लेके चल रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी, आपसे बहुत सारी बातचीत हुई और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर पूरा मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े, बहुत सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।